नमस्कार दोस्तों, कहानी क्राइम चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की हमारी जो क्राइम की कहानी है वो है मुंबई महाराष्ट्र से। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं क्राइम की इस सच्ची कहानी को। 20 जनवरी 2022 की सुबह के करीब 7 बज रहे थे। कभी ना सोने वाले शहर मुंबई के भिवंडी इलाके में सुबह सुबह लोग अपने घरों से काम के लिए निकले थे। कुछ पैदल तो कुछ ऑटो रिक्शा में, कुछ अपनी गाड़ियों में। हर कोई अपने काम पर पहुंचने के लिए भाग रहा था। ऐसे ही पैदल काम पर जा रहा एक शख्स जो कि भिवंडी के रूपाला ब्रिज के नीचे से होते हुए सड़क के दूसरी ओर जा रहा था, उसे ब्रिज के नीचे झाड़ियों के पास एक बड़ी सी सफेद रंग की बोरी दिखाई दी। उस बोरी का मुंह ऊपर से बंधा हुआ था। ये देखकर उस शख्स के कदम धीमे हो गए और वो रुक गया। उसने बोरी पर नजर डाली तो देखा उस बोरी के अंदर से खून निकला हुआ था, जिससे वहां आसपास की जमीन भी लाल हो गई थी। ये देखकर उस शख्स के माथे पर पसीना आ गया। उसे यही लग रहा था कि जरूर इस बोरी में किसी का शव है। ये देख उसने आसपास चलते हुए लोगों को बुलाकर ब्रिज के नीचे बोरे में शव पड़े होने के बारे में बताया। इसके बाद उस युवक ने पुलिस कंट्रोल रूम में फोन करके इस बारे में जानकारी दी। जानकारी मिलते ही भिवंडी के निजामपुरा थाना प्रभारी नरेश पवार के नेतृत्व में पुलिस की टीम घटनास्थल पर पहुंच गई। जिस शख्स ने फोन करके पुलिस को इस बारे में जानकारी दी थी, पुलिस ने उससे पूछताछ की। उस शख्स ने थाना प्रभारी नरेश पवार को जो कुछ उसने देखा था वो सब बयान कर दिया। पुलिस ने जब वो बोरी खोली तो अंदर खून से लथपथ एक व्यक्ति का शव निकला। उसके सिर, गर्दन, चेहरे और शरीर के हर जगह पर जख्म के काफी गहरे निशान थे। शव की पहचान वहां जमा भीड़ नहीं कर पाई। शव के कपड़ों में से सिर्फ डॉक्टर की एक पर्ची और एक हेडफोन मिला, जिसे पुलिस ने सबूत के तौर पर अपने पास रख लिया। लेकिन उसकी जेब में कहीं कोई पहचान पत्र, पैसा या कोई चीज ऐसी बरामद नहीं हुई जिससे उसकी पहचान होती। थाना प्रभारी नरेश पवार की मुश्किलें और भी बढ़ गई। थाना प्रभारी बराबर डेड बॉडी को देख रहे थे कि किसी तरह से शव की पहचान हो जाए तो मामला सुलझाने में मदद मिले। व्यक्ति के कपड़ों से डॉक्टर की जो पर्ची मिली थी वो पुलिस के लिए एक बड़ी लीड थी। पुलिस टीम ने सबूत जुटाने के लिए आसपास के इलाकों की अच्छी तरह से छानबीन की, लेकिन उन्हें किसी तरह के कोई और ठोस सबूत नहीं मिले। लेकिन जब थाना प्रभारी नरेश पवार ने व्यक्ति की कमीज को बहुत ध्यान से देखा तो उनका दिमाग अचानक से घूम गया। दरअसल व्यक्ति ने लाल रंग की शर्ट पहनी हुई थी, जिसमें सुनहरे रंग के छोटे छोटे धब्बे पूरी शर्ट पर मौजूद थे। ये देखकर उन्हें अचानक से याद आया कि ऐसे सुनहरे रंग के छोटे धब्बे अक्सर मोती की फैक्ट्री में काम करने वाले मजदूरों के कपड़ों पर दिखाई पड़ते हैं। थाना प्रभारी ने इस मामले की गुत्थी सुलझाने के लिए पुलिस की 3 टीमों का गठन कर दिया। भिवंडी के एसपी प्रशांत धोले ने एक टीम को डॉक्टरों के पास पूछताछ करने के लिए भेजा। दूसरी टीम को उन्होंने आसपास के सभी मोतियों की फैक्ट्री में पूछताछ करने के लिए भेजा और तीसरी टीम को आसपास के सभी पुलिस थानों में किसी के गुमशुदा होने का पता लगाने के लिए भेजा। हत्या के इस मामले की छानबीन करने के लिए पहली टीम शव की कमीज की जेब से बरामद हुई डॉक्टर की पर्ची की मदद से एक डॉक्टर के पते पर पहुंची। इस डॉक्टर की दुकान भिवंडी के खोनी गांव में अब्दुल्ला मस्जिद के पास थी। ये कोई बहुत बड़ा डॉक्टर नहीं था, बल्कि वो बीएससी पास डॉक्टर था, जो कि मरीजों को छोटे मोटे मर्ज की दवा दिया करता था। पुलिस ने जब डॉक्टर को पर्ची दिखाते हुए ये पूछा कि क्या वो इस मरीज को जानता है जो कि 2 दिन पहले ही उसके पास से दवा लेकर गया था, तो जवाब में डॉक्टर ने कहा कि वो दिन भर करीब 100 मरीज देखता है। कौन कब किस चीज के लिए आया वो इसकी पहचान नहीं कर सकता। टीम को डॉक्टर से कुछ ठोस काम का सुराग नहीं मिला, लेकिन फिर भी उन्होंने हार नहीं मानी। उन्होंने एक और तरीका आजमाया। उन्होंने उस डॉक्टर की दुकान के पास जितने भी फार्मेसी की दुकानें थी उन सभी से पूछताछ की, लेकिन अफसोस कहीं से भी कुछ भी काम का नहीं मिला। एक तरफ जहां पहली टीम डॉक्टर के पते पर मृत व्यक्ति की पहचान के लिए पहुंची थी, तो वहीं दूसरी टीम निजामपुरा इलाके में जितनी भी मोतियों की फैक्ट्री थी उन सभी में पूछताछ के लिए पहुंची। पुलिस टीम ने एक एक करके सभी फैक्ट्री मालिकों से उनके मजदूरों के बारे में पूछा कि क्या उनकी फैक्ट्री में काम करने वाले मजदूरों में से ऐसा कोई था जो 2 दिन से बिना बताए छुट्टी पर रहा हो। निजामपुरा इलाके में काफी बड़ी संख्या में मोतियों की फैक्ट्रियां हैं, जिन्हें एक दिन में कवर करवाना बहुत मुश्किल था।
ऐसी स्थिति में दूसरी टीम को भी कुछ खास लीड नहीं मिली। पुलिस की पहली और दूसरी टीम को अपने अपने टास्क दिए हुए थे, तो तीसरी टीम भी अपना टास्क पूरा करने के लिए मैदान में उतरी हुई थी। तीसरी टीम का काम आसपास के सभी इलाकों के पुलिस थानों में लापता लोगों की सूची तैयार करना और उनके बारे में पता लगाना था। इस काम को करने के लिए सबसे पहले आसपास के इलाकों के थाने में पहले ही फोन करके जरूरी सूचना दे दी गई। कुछ देर बाद आसपास के पुलिस थानों से तीसरी टीम को जो कुछ जानकारियां हासिल हुई वो उनकी मांगी हुई जानकारियों से मेल नहीं खा रही थी। इसमें जरूरी ये भी था कि हो सकता है कि हत्या को अंजाम एक दिन में ही दिया गया हो, तो ये भी संभव है कि व्यक्ति के शव का पता लगाने के लिए अभी तक उसके घर परिवार वाले पुलिस थाने में उसकी गुमशुदगी के लिए ना पहुंचे हो। ऐसे में पुलिस के पास इंतजार करने के अलावा और कोई दूसरा रास्ता नहीं बचा था। पुलिस द्वारा बनाई गई तीनों टीमों के हाथ कोई ठोस सबूत या सुराग नहीं मिल पाया जिसके दम पर आगे की छानबीन की जा सके। 20 जनवरी 2022 की शाम तक मृतक की पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी आ गई, लेकिन उसकी पहचान अभी तक पुलिस की टीम नहीं कर पाई थी। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के अनुसार व्यक्ति के सिर पर गहरी चोट और ज्यादा खून बह जाने की वजह से उसकी मौत हुई थी, लेकिन सिर्फ पोस्टमार्टम रिपोर्ट को लेकर केस सुलझाना आसान नहीं था। इस केस का अगला चैप्टर अगले दिन 21 जनवरी 2022 को उस समय खुला जब एक व्यक्ति जिसका नाम मोहम्मद सलमान था वो शाम को निजामपुरा थाने में पहुंचा। थाना प्रभारी को उसने खुद को उस व्यक्ति की हत्या का चश्मदीद गवाह बताया। ये सुनकर थाना प्रभारी और केस में जुड़े अन्य पुलिसकर्मी दंग रह गए। इतनी मशक्कत करने के बाद आखिरकार पुलिस के हाथों ऐसा बिंदु मिल गया था जिसे आधार बनाकर वे हत्यारे को पकड़ सकते थे, और ये अहम गवाह खुद चलकर पुलिस थाने में आया था। एक पल के लिए पुलिस को सलमान पर शक तो हो रहा था, लेकिन इस मामले में सिवाय उसके और कोई भी जरूरी तथ्य मौजूद नहीं था। उसने पुलिस को बताया कि हत्या के समय वो मौका वारदात से मात्र 50 मीटर की दूरी पर था और उस व्यक्ति की हत्या होते हुए उसने अपनी आंखों से देखा था। उसने बताया कि जिसकी हत्या हुई थी उसकी शक्ल वो नहीं देख पाया था, लेकिन उसने हत्यारों को देखा था। उसने पुलिस को इस मामले के बारे में सब कुछ बताने की बात कही, लिहाजा निजामपुरा पुलिस की टीम सलमान को अपने साथ मौका वारदात पर ले गई और सलमान ने बारी बारी से जो कुछ अपनी आंखों से देखा था वो सब बताया। उसने हत्या की उस घटना को बारीकी से बयान किया। पुलिस ने जब उससे पूछा कि क्या वो हत्यारों की पहचान कर सकता है, तो उसने कहा कि अगर कोई उन्हें उसके सामने लेकर आए तो वो उनकी पहचान कर सकता है। ऐसे में पुलिस ने एक स्केच आर्टिस्ट को बुलवाया। अगले दिन 22 जनवरी की सुबह 10 बजे तक सलमान के कहे अनुसार स्केच आर्टिस्ट ने हत्यारे का स्केच बनाकर तैयार कर दिया। उस स्केच की कॉपी निजामपुरा पुलिस थाने के जरिए आसपास के सभी थानों में भेज दी गई, ताकि उस शक्ल का कोई व्यक्ति यदि पुलिस के रिकॉर्ड में पहले से मौजूद हो तो उसे जल्द ही पकड़ लिया जाए। लेकिन अफसोस ऐसा नहीं हुआ। सलमान ने जिस व्यक्ति का स्केच बनवाया था वो पुलिस रिकॉर्ड में कहीं पर भी पाया नहीं गया। अभी पुलिस इस मामले की तह तक पहुंचने से काफी दूर थी कि निजामपुरा पुलिस थाने के पास शांतिनगर पुलिस थाने से एक खबर आई। खबर ये थी कि एक महिला जिसका नाम नजमा बानो था वो थाने में अपने 45 साल के पति की गुमशुदगी की सूचना दर्ज कराने पहुंची थी। थाना प्रभारी ने बिना समय गवाए तुरंत 2 पुलिसकर्मियों की एक टीम को उस महिला को निजामपुरा थाने लेकर आने को कहा। नजमा बानो से पूछताछ में पता चला कि उसका पति अरमान शेर अली 2 दिन से घर पर नहीं आया है। उसने बताया कि इससे पहले उसने कभी भी ऐसा नहीं किया। उसने बताया कि वो काम के अलावा जहां कहीं भी जाते थे तो उसे अपने साथ लेकर जाते थे या फिर बताकर जाते थे। वो कभी भी घर से कहीं रात गुजारने के लिए नहीं गए। अभी थाने में नजमा बानो से पूछताछ चल ही रही थी कि मामले की तह तक जाने के लिए जिन 3 टीमों का गठन किया गया था उसमें से दूसरी टीम को भी एक अहम लीड हाथ लगी। दूसरी टीम इलाके में पर्ल वर्कशॉप पर छानबीन कर रही थी तो पता चला कि एक फैक्ट्री में 45 साल का एक मजदूर जो कि पिछले 7-8 सालों से वहां काम कर रहा था वो पिछले 3 दिनों से काम पर नहीं आया था। टीम ने थाना प्रभारी को सूचना दी कि उस मजदूर का नाम अरमान शेर अली शाह था और वो 3 दिनों से छुट्टी पर था, वो भी बिना बताए। इस मामले की कड़ियां एक एक करके जुड़ती जा रही थी।
ऐसे में नजमा को अरमान शेर अली शाह की पहचान के लिए उस मृत व्यक्ति के फोटो दिखाए गए। नजमा ने तो उसे पहचानने से इनकार कर दिया, लेकिन नजमा के बेटे सारिक शाह ने शव की पहचान अपने पिता शेर अली शाह के रूप में कर ली। शव का चेहरा देखकर उसकी पहचान कर पाना मुमकिन नहीं था, लेकिन सारिक ने पुलिस को बताया कि उसके पिता की गर्दन के पास एक बर्थ मार्क था, जो कि शव की गर्दन पर भी था। ऐसे में दोनों माँ बेटे को पति और पिता के खोने के दुख का बहुत गहरा सदमा लगा। 22 जनवरी 2022 की शाम तक पुलिस की टीम को कुछ ऐसा हाथ लगा जिससे मामला साफ हो गया। मोहम्मद सलमान, जिसने खुद को इस मामले का एकमात्र चश्मदीद गवाह करार दिया था, असलियत में सारे मामले की जड़ वही था। दरअसल सलमान पर पुलिस को पहले दिन से ही शक था, जिसे दूर करने के लिए थाना प्रभारी नरेश पवार ने अंदर ही अंदर एक और टीम को तैनात किया था, जिसका काम सलमान के दावों की सच्चाई जानना था। सलमान की गुप्त छानबीन में उसकी कॉल ट्रेस खंगाली गई तो पता चला कि जिस रात उसने हत्या होते हुए देखने का दावा किया था, उस रात को उसने शेर अली शाह को कई बार फोन किए थे। सिर्फ यही नहीं, पुलिस ने जब सलमान के पिछले ट्रैक रिकॉर्ड को देखा तो पता चला कि जिस रोड पर ब्रिज के नीचे हत्या होने की बात कही थी, दरअसल उस रोड पर वो इससे पहले कभी गया ही नहीं था। सलमान के रिकॉर्ड पुलिस के सामने कई सवाल उठा रहे थे। ऐसे में पुलिस ने सलमान को हिरासत में ले लिया और उससे सख्ती से पूछताछ की। वो पुलिस के सवालों के आगे ज्यादा देर तक टिक नहीं पाया। उसने पुलिस के सामने जब सच्चाई बयान की तो सभी सुनने वालों के होश उड़ गए। सलमान ने बताया कि जिस वर्कशॉप में शेर अली शाह काम करता था, वहीं पर करीब 2 साल पहले 30 साल का तस्लीम अली अंसारी काम करने आया था, जहां पर उन दोनों की दोस्ती हुई। समय बीता तो दोनों की दोस्ती गहरी होती गई। दोनों ने एक दूसरे के घर पर आना जाना भी शुरू कर दिया। इसी दौरान तस्लीम और शेर अली शाह की पत्नी नजमा बानो के बीच जान पहचान बन गई। शेर अली जब घर पर नहीं होता था, उस समय तस्लीम उसके घर पर आता जाता था, लेकिन दोनों के बीच बन रहे इस नए रिश्ते की डोर ज्यादा दिनों तक छिपी नहीं रह सकी। शेर अली को जल्द ही उसकी पत्नी और तस्लीम के बीच पनप रहे रिश्ते की खबर लग गई। तभी से उनकी दोस्ती में दरार पैदा हो गई और शेर अली ने तस्लीम को धमकी देते हुए अपने घर ना आने की हिदायत दी, लेकिन शेर अली के रोकने से उन दोनों के बीच रिश्ते खत्म नहीं हुए। नजमा के लिए तस्लीम का प्यार परवान चढ़ता जा रहा था। वो नजमा के लिए कुछ भी करने को तैयार था, लेकिन वही दूसरी ओर शेर अली ने नजमा पर पाबंदियां बढ़ा दी और वो जहां कहीं भी जाता नजमा को अपने साथ लेकर जाने लगा। यहाँ तक कि शेर अली काम पर भी नजमा को अपने साथ ले जाने लगा था। ये बात तस्लीम को बहुत खलने लगी। वो नजमा के साथ अपनी पूरी जिंदगी गुजारना चाहता था, लेकिन शेर अली द्वारा नजमा पर पाबंदियों से वो बेहद परेशान रहने लगा। इसी से छुटकारा पाने के लिए और नजमा को अपने साथ उत्तर प्रदेश अपने गांव भगा ले जाने के लिए उसने शेर अली को रास्ते से हटाने की योजना बनाई। उसने सलमान, जो कि शेर अली को जानता था, उसके जरिए 19 जनवरी 2022 की रात को शेर अली को फोन करवाया। सलमान ने शेर अली से बात करके कहा कि तस्लीम उसके जीवन से हमेशा के लिए निकल जाएगा, बस एक बार वो उससे मिलना चाहता है। आखिरी बार मिलने के लिए शेर अली सलमान की बात मान गया और उस रात 10:30 बजे रूपाला ब्रिज के नीचे पहुंच गया। शेर अली के रूपाला ब्रिज के पास पहुंचते ही तस्लीम, सलमान और उनके साथ एक और युवक चंद बाबू अंसारी, तीनों ने मिलकर शेर अली पर हमला कर दिया। वे अपने साथ लोहे की रॉड लेकर आए थे, जिससे उन्होंने शेर अली के सिर, गर्दन और चेहरे पर जोरदार वार किए। सिर पर चोट और ज्यादा खून बह जाने की वजह से शेर अली की मौत हो गई, जिसके बाद वो शेर अली के शव को प्लास्टिक की सफेद रंग की बोरी में डालकर वहां से भाग निकले। सलमान को पुलिस के पास जाकर हत्या का चश्मदीद बनने का प्लान भी तस्लीम ने ही दिया था। वो पुलिस की तफ्तीश को भटकाना चाहता था। उसे यकीन था कि कुछ ही दिनों में ये मामला ठंडे बस्ते में डाल दिया जाएगा, जिसके बाद कोई उनके पीछे नहीं पड़ेगा। लेकिन अफसोस, उनका ये प्लान असफल रहा। सलमान के सच उगलने के बाद पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया। साथ ही 48 घंटों के भीतर ही सलमान की निशानदेही पर बाकी दोनों आरोपियों को भिवंडी में एक कॉलोनी से गिरफ्तार कर लिया। सभी आरोपियों से पूछताछ करने के बाद पुलिस ने उन्हें कोर्ट में पेश किया, जहां से सभी को जेल भेज दिया गया था। दोस्तों, इस कहानी के बारे में आपके विचार क्या है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और दोस्तों, अगर आपको हमारा काम पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करिए।
और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए दोस्तों। धन्यवाद।